अच्छा मैडम जी, मैंने सारा काम कर दिया है, अभी मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ अभी। शांति काम से थकी हारी अपने घर आती है। माँ, आ गई आप? और दिव्या अपनी माँ को गले से लगा लेती है। क्या बात है, आज माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है। माँ, बात ही ऐसी है, आप सुनोगी ना तो आप भी खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है भला, मुझे भी तो बता। आज से ना आपको लोगों के घरों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है, मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शांति अपनी बेटी को गले लगा लेती है और उसे आशीर्वाद देती है। शाबाश बेटा, ये सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। मैंने बहुत मेहनत की है तुझे पढ़ाने के लिए और तुझे कामयाब बनाने के लिए। मुझे सब पता है माँ, अब आप देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहानी शांति और उसकी बेटी दिव्या की है, जो सोनपुर गांव में रहते हैं। किशोर के जाने के बाद शांति ने अपनी बेटी दिव्या को बड़ी ही मुश्किलों से पाला पोसा था और उसे कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। शांति ने लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करवाई थी और अब पढ़ाई पूरी होते ही दिव्या को एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। एक दिन शांति के पास एक औरत आती है जो दिव्या के लिए एक रिश्ता बताती है। देखो बहन जी, मैंने अपनी बेटी दिव्या को बहुत पढ़ा लिखा दिया है, अब उसे नौकरी भी मिल गई है। मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देख कर ना उसके हाथ पीले कर दूं और मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूं, जो इसके पापा ने जाते समय मेरे कंधों पर डाली थी। हाँ शांति बहन, मुझे सब पता है, इसलिए तो मैं आपसे बात करने आई हूँ। लड़का भी मेरा देखा हुआ है। अरे हमारी दिव्या ना वहाँ राज करेगी। कुछ दिनों बाद ही दिव्या का रिश्ता समीर नाम के लड़के से हो जाता है, जो शहर में रहता था। समीर बहुत ही अमीर घर का लड़का था। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है और दिव्या शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। देखो दिव्या, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, इसलिए अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी है। घर में सब नौकर चाकर हैं, तुम्हें जैसे काम ठीक लगे तुम वैसे उनसे करवा सकती हो। दिव्या का ससुराल बहुत बड़ा था, जहाँ हर काम के लिए नौकर थे। ये घर तो बहुत बड़ा है, मेरे घर से भी बड़ा, बिल्कुल महल के जैसा है। मैं तो यहाँ रानी बन गई हूँ। दिव्या बड़े घर में आकर बहुत खुश थी। उसे वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब समीर पूरा दिन ऑफिस में होता और दिव्या घर पर महारानी की तरह रहती। महंगे कपड़े, महंगे जूते, ये सब अब दिव्या की आदत बन गई थी। वो मॉलों में खूब शॉपिंग करती थी और बहुत पैसा खर्चा करती थी। समीर भी दिव्या से बहुत प्यार करता था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। एक रात जब दिव्या और समीर अपने कमरे में सो रहे थे, समीर जी, चलो ना इस बार हम लोग कश्मीर चलते हैं। वहां ना बहुत ठंड हो रखी है, बर्फ भी गिर रही है। ओहो, अच्छा, तो तुम्हें स्नोफॉल देखना है। कोई बात नहीं, मैं आज ही ट्रिप का प्लान कर देता हूँ, फिर वहां आराम से स्नोफॉल में एंजॉय करना। समीर कश्मीर के ट्रिप को प्लान कर देता है और अगले ही दिन वो दोनों घूमने चले जाते हैं। इसी के चलते दिव्या अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी और वो अपनी लाइफ में इतनी व्यस्त थी कि उसे अपनी माँ के बारे में जरा भी ख्याल नहीं था। ऐसे ही समय बीतता गया। अब दिव्या की शादी हुए 1 साल हो गया था और 1 साल में वो मुश्किल से एक बार ही अपनी माँ से मिलने गई थी। दूसरी तरफ शांति अब बहुत बीमार रहने लगी थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में काम करना भी बंद कर दिया था। ठंड का समय था, चारों ओर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। घर पर आज खाना बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। मौसम भी खराब हो रहा है। जल्दी से खेत से सरसों का साग तोड़ लेती हूँ। अभी शांति साग तोड़ ही रही थी कि तभी जोरों की आंधी चलना शुरू हो जाती है और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी होने लगती है। इधर शांति जल्दी जल्दी अपने घर आती है। इतनी ठंड और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है।
अब तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। शांति की टूटी फूटी झोपड़ी जो घास फूस से बनी हुई थी, उसके अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और कहीं कहीं से बारिश का पानी भी टपक रहा था। हे भगवान, ये ठंड तो मार ही डालेगी। एक मेरी बेटी को देखो, मैं उसे कहीं बिना देखे ही ना मर जाऊं। पता नहीं मुझसे कब मिलने आएगी। उसने तो एक बार जाने के बाद पलटकर भी नहीं देखा अपनी माँ को। पता नहीं उसे मेरी याद आती भी है या नहीं। अगर मेरा बेटा होता तो मेरे पास यही रहता और मेरी अच्छे से देख रेख कर लेता। दिव्या तो, उसे तो महल जाकर मेरी याद तक नहीं आती। वो तो जैसे मुझे भूल ही गई है। शांति के होंठ भी सूखे पड़ जाते हैं और ठंड से उसके हाथ पैर बर्फ की तरह जम रहे थे। उह, मैं भी क्या सोचने लगी, जल्दी से साग बना लेती हूँ। मौसम बहुत खराब है, कहीं लाइट भी ना चली जाए। शांति आग जलाती है और खाना बनाने लगती है। इतनी ठंड में रूखा सूखा खाना बनाकर वो खाती है और फिर एक फटे पुराने कंबल में सो जाती है। रात को बहुत तेज हवाएं घर के अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से शांति का पूरा शरीर जम रहा था। ठंड से कांपते कांपते शांति की मौत हो जाती है। अगली सुबह जब मौसम साफ होता है, तब गांव वाले शांति को ऐसे देखते हैं तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं। ये अब नहीं रही, लगता है ठंड की वजह से इनकी मौत हो गई है। अरे, बेचारी अपनी बेटी को मिलने के लिए तरस रही थी। कैसी बेटी है, शादी करके माँ को देखने तक नहीं आई। चलो जीते जी बेटी अपनी माँ से तो नहीं मिली, अब इसके अंतिम संस्कार तो कर ही लेगी। क्या पता उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। कैसे भी करके गांव वाले शांति की बेटी दिव्या को ये पता भिजवाते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और दिव्या एक बड़ी सी गाड़ी से अपने पति के साथ अपने घर के बाहर उतरती है। वो देखती है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और अब बहुत देर हो गई थी। दिव्या अपनी माँ को मरा हुआ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिव्या अपनी मरी हुई माँ से लिपटकर रोती है। माँ, ये क्या हो गया आपको? आपने मुझे एक बार भी अपने बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। एक औरत दिव्या को संभालती है। बेटा, ये बेचारी तो हर रोज तुम्हारी राह देखती थी, तेरी शक्ल देखने के लिए तो तरस गई थी और देख, तेरा इंतजार करते करते आज इसने अपनी आंखें ही बंद कर ली। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी माँ को मरा हुआ देख दिव्या को अपनी गलती का पछतावा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। उसके बाद सब गांव वालों के साथ मिलकर दिव्या और उसका पति शांति का अंतिम संस्कार करते हैं और वो लौटकर अपने घर आ जाते हैं। अपने घर आकर दिव्या अपने पति को गले से लगाकर बहुत जोर जोर से रोती है। दिव्या, संभालो अपने आप को। पिताजी के जाने के बाद माँ ने मेरे लिए इतना संघर्ष किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा, हमेशा मेरे बारे में सोचा। मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया उन्होंने और मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो गई कि यहाँ आते ही मैं अपनी माँ को भूल गई। भगवान मेरी जैसी बेटी ना किसी को ना दे। समीर दिव्या को समझाता है, लेकिन दिव्या अपनी माँ के जाने के बाद बुरी तरह से टूट जाती है। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि शांति दिव्या से बहुत दूर जा चुकी थी। ठंड में गरीब के घर आए अमीर मेहमान। रीमा और गोपाल सुजानपुर गांव में रहते थे, जहां गोपाल गांव में ही मेहनत मजदूरी का काम करता था और उसी से उनका घर चलता था। सर्दियों का समय था और गांव में बहुत ठंड पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर कम ही निकलते थे। ज्यादा ठंड होने की वजह से गोपाल को भी कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे उनके घर में पैसों की तंगी आ गई थी। सुनो जी, घर में ना अनाज का एक भी दाना नहीं है
और मैंने जो पैसे जमा कर रखे थे अब तो वो भी खत्म हो गए हैं। आप कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करो ना, ताकि घर में कुछ राशन आ सके। तुम तो जानती ही हो रीमा, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड में पूरे गांव में कोई काम नहीं है। ऐसे में मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बिना काम के कोई उधार पैसे देने को राजी नहीं होता है। तो फिर अब क्या होगा जी? घर में चूल्हा कैसे चलेगा? पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। तुम चिंता मत करो रीमा, मैं गांव में जाकर देखता हूँ, क्या पता कोई काम मिल जाए। ठीक है जी, लेकिन अपना ध्यान रखना, बाहर बहुत ठंड है। गोपाल घर से बाहर निकलकर देखता है तो चारों तरफ धुंध पड़ी थी और ठंड से हाथ पैर भी जम रहे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी कार घर के सामने आकर रुकती है। ये कौन आ गया? तभी गाड़ी से गोपाल की बुआ की लड़की अनु और उसका पति धीरज नीचे उतरते हैं और साथ में अनु के सास ससुर भी थे। नमस्ते गोपाल भैया, कैसे हो आप? अरे अनु, तू यहाँ हमारे घर? क्यों, नहीं आ सकती क्या? अरे बिल्कुल आ सकती है, लेकिन ऐसे अचानक? नमस्ते भैया, वो हम हिमाचल घूमने आए थे, लेकिन रास्ते में बर्फ और धुंध इतनी पड़ी थी जिसकी वजह से हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है और रोड भी बंद कर दिया है। वो ठंड में माँ जी की तबीयत कुछ खराब है, तो अनु ने बोला कि हम आज के दिन आपके पास रुक जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर चलो। आप लोग चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, ये भी आपका ही घर है। सब गोपाल के घर में आते हैं और अंदर रीमा से मिलते हैं। देखो धीरज जी, मैंने कहा था ना, गोपाल भैया और भाभी हमारे यहाँ आने से बहुत खुश होंगे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। आप बैठो और बातें करो, मैं अभी आती हूँ। रीमा जल्दी से अपनी पड़ोसन गायत्री के पास जाती है। गायत्री भाभी, मुझे थोड़ा दूध और चीनी चाहिए, वो घर में अचानक मेहमान आ गए हैं। गायत्री थोड़ा दूध और चीनी रीमा को देती है। रीमा जल्दी से घर जाकर उन सबके लिए चाय बनाती है। सुनो जी, आप जल्दी से जाकर ना जमींदार से कुछ पैसे और राशन ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। गोपाल जमींदार के पास जाता है और उससे कुछ पैसे मांगता है। जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ हाँ, पैसे तो तू ले जा, लेकिन बाद में पैसे ब्याज समेत लूंगा। जी जमींदार जी, मैं आपको सूद समेत सारे पैसे लौटा दूंगा। गोपाल पैसे ले जाकर राशन खरीद कर घर आता है और रीमा को देता है। उसके बाद रीमा खाना बनाती है और सबको खाना खिलाती है। अरे आप भी तो हमारे साथ खाना खाइए ना। नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है, हमने तो आपके आने से पहले ही खाना खाया था। रीमा गोपाल के लिए खाना डालकर लाती है। ले लीजिए ना, आप भी खाना खा लीजिए। अरे नहीं रीमा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। रीमा मेहमानों को पेट भरकर खाना खिलाती है और वो दोनों खुद भूखे रहते हैं ताकि राशन कुछ दिन और चल सके। वाह भाभी, आपने तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है, मजा आ गया। भाभी, माँ जी और पापा को ना बहुत ठंड लग रही है, आप उनके लिए हीटर चला दोगी? माफ करना अनु, हमारे घर पर हीटर नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, आग जला देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, ये भी ठीक रहेगा, आप आग जला दीजिए। रीमा आग जलाती है और अनु के सास ससुर आग सेकते हैं। वाह, इस ठंड में आग कितनी अच्छी लग रही है, नहीं तो मेरा तो पूरा शरीर अकड़ रहा था। हाँ मौसी जी, गांव में ठंड के समय ये आग ही तो है जो हमें बचा कर रखती है, वरना तो हाथ पैर जम ही जाते हैं। सब लोग आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बाहर से बादल गरजने की आवाजें आने लगती हैं और बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। लगता है बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है। हाँ हाँ, यहाँ बारिश का ऐसा ही है, अब ठंड तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सब ऐसे ही बातें कर रहे थे और शाम हो गई। रीमा सबके लिए रात का खाना बनाती है। रात को सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। रीमा भाभी, आप मम्मी जी और पापा जी के लिए बिस्तर लगा दीजिए, वो आराम कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं अभी लगा देती हूँ। रीमा के पास एक नई रजाई थी जो उसने कुछ पैसे जमा कर कर ली थी। अनु के सास ससुर के लिए वो उसी को दे देती है। मौसी जी, मौसा जी, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है, आप इस रजाई में आराम कीजिए। बेटा, हमें सोते समय आधा आधा कप चाय पीने की आदत है, थोड़ी चाय मिल सकती है क्या?
हाँ मौसी जी, मैं अभी बना देती हूँ। रीमा अपने आप से, हे भगवान, दूध और चीनी तो खत्म हो गया। दोपहर में तो गायत्री बहन जी से दूध और चीनी जो लाई थी, वो तो मैंने सारा ही इस्तेमाल कर लिया था। रीमा गोपाल को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी दुकान से दूध और चीनी लाकर देता हूँ। लेकिन बाहर तो बारिश लगी है ना जी। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। गोपाल बारिश में भीगता हुआ दुकान से चाय और दूध लाता है और रीमा को देता है। रीमा उससे चाय बनाती है और अनु के सास ससुर को देती है। उसके बाद सब सो जाते हैं। रीमा और गोपाल अनु और धीरज को अपने बिस्तर पर सुला देते हैं और खुद दोनों जमीन पर पुराने कंबल में सो जाते हैं। सुबह सुबह रीमा उठती है और अच्छा सा खाना बनाती है। तभी वहां से जमींदार और उसके आदमी जा रहे थे। अरे, ये तो गोपाल का घर है ना? इसके घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी किसकी खड़ी है? जमींदार जी, लगता है कोई मोटी पार्टी इसके घर आई है। अच्छा, तभी ये कल मुझसे पैसे लेकर गया था। बाहर तो बुला जरा इसको, मैं अभी तो देखूं क्या खिचड़ी पका रहा है। गोपाल, ओ गोपाल, जमींदार जी तुम्हें बुला रहे हैं। क्या? जमींदार जी? हमारे घर? गोपाल जमींदार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। जी जमींदार जी, कहिए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों बे, कल तो तू मुझसे पैसे लेकर गया था। चल, अब लौटा दे। जमींदार जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तो ये गाड़ी किसकी है? उसको बुला, वो दे देगा। उनकी बातें सुनकर रीमा भी बाहर आ जाती है। ऐसा मत करो जमींदार जी, वो हमारे मेहमान हैं। उनके सामने ये तमाशा मत करो। अच्छा, मैं तमाशा कर रहा हूँ? अरे, तमाशा तो तू कर रहा है। घर में तो तू बड़े बड़े लोगों को बुलाता है और मुझसे पैसे मांगता है। जमींदार जी, आप धीरे बोलिए, अंदर मेहमान आए हैं, वो क्या सोचेंगे? अरे, जो मर्जी सोचे, हमें उससे क्या। चल, मेरे पैसे इधर दे। देखिए जमींदार जी, हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। अरे, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलो, इनका सामान उठाकर बाहर फेंको। तभी अनु और उसका पति धीरज भी बाहर आते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। रुको, सामान को हाथ मत लगाना। कितने पैसे हैं तुम्हारे? 5,000 रुपए है पूरे। ये लो, पूरे 5,000। और आज के बाद यहाँ दिखना भी नहीं, समझे? जमींदार पैसे लेकर वहां से चला जाता है। क्या है गोपाल भैया, ये कैसा लालची आदमी था? ऐसे लोगों से आपने पैसे लिए ही क्यों? क्या बताऊं धीरज, ये जमींदार है ही ऐसा। कल मजबूरी में मुझे इससे पैसे लेने पड़े, और देखो, आज पैसे लेने भी आ गया। इस समय गांव में मजदूरी का काम नहीं होता, तो मैंने इससे कुछ पैसे उधार लिए थे। सोचा था कुछ समय में लौटा दूंगा। भैया, ऐसा कुछ था तो आपने हमसे क्यों नहीं बोला? क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? दीदी, आप पहली बार हमारे घर आए हो, ऐसे में हम आपसे अपनी परेशानी कैसे कहते? और ये सब बताकर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। दरअसल इनकी इस समय नौकरी नहीं है। इतनी ठंड में कभी-कभार मजदूरी का काम मिलता है तो कभी नहीं। इसलिए हमें बुरे दिन काटने पड़ रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, रीमा भाभी, शहर में हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हम बाकी लोगों को काम देते हैं, तो क्या अपनों को नहीं दे सकते? अब से आप शहर में मेरी फैक्ट्री में काम करिए। महीने के 25,000 तनख्वाह दूंगा। बोलो, मंजूर है? ये सुनकर रीमा और गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनु ने रीमा को गले से लगा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगले दिन धीरज और उसका परिवार गोपाल को अपने साथ शहर ले गए और वहां उसे अपनी फैक्ट्री में काम दे दिया। गोपाल ने मन लगाकर काम किया और धीरज के काम को आगे बढ़ाने में उसकी मदद की। कुछ समय के बाद धीरज ने गोपाल के गांव में भी एक फैक्ट्री खोली, जिसका मैनेजर गोपाल को बना दिया। अब गोपाल अपने गांव में रीमा के साथ रहता और धीरज की फैक्ट्री को संभालता। गोपाल भी अब अच्छे पैसे कमाने लगा था। कुछ समय के बाद गोपाल ने भी अपना गांव में एक बड़ा सा पक्का घर बनवा लिया। अब उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो गए थे और वो खुशी खुशी रहने लगे थे।